वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, वो नन्हे मुन्ने, वो तमाम युवा और वो तमाम मम्मी पापा, दादा दादी, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शो में शरीक होने के लिए। यकीनन आज जो मुद्दा है उस पर बात जरूर करेंगे, वो मुद्दा मैं जरूर भी रखूंगा, बताऊंगा। वैसे सारे लोग भली भांत वाकिफ रहते हैं कि मुद्दा क्या होगा, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि टेलीविजन का मुद्दा, जो स्क्रीन का मुद्दा है, वो कुछ हो सकता है, आपका मुद्दा, अपना बात कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आप अपनी बात भी रखिए, लेकिन शालीनता के साथ, है ना, बहुत सभ्यता के साथ। ये खास तौर से तुम्हें मैंने ही कहा है। हाँ, वो मैं लिफाफा देख के ही पता चल जाता कि मजमून क्या है। यकीनन दो चीजें हैं बातचीत के लिए, मैं रख देता हूं, और आज आप फैसला करिए शो में कि बातचीत का क्या रुझान रहना चाहिए, है ना जी। मैं रख देता हूं। एक तो ये कहा कि कल की बात है, और वो ये बात थी कि राहुल गांधी कहते हैं कि जब मैं बोलने खड़ा होता हूं, मेरा ये माइक बंद कर देते हैं, मुझे बोलने ही नहीं देते हैं। पता नहीं आप ऐसा क्यों कर, ये मेरा माइक बंद कर देते हैं, और लोकतंत्र जो है इस समय खतरे में है, क्योंकि मेरे विपक्ष की आवाज अगर नहीं सुनाई देती है तो ये बात गलत है, लिहाजा ये मेरा माइक बंद कर देते हैं, ये गलत है। और मैं तो चुपचाप बैठा हुआ था, और वो कह रहे हैं, कल का जिक्र कर रहा हूँ, वो सदन में जो चल रहा है, पार्लियामेंट चल रही है इस समय, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरा माइक बंद कर दिया। और दूसरा मुद्दा जो है, मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा पसंद आ जाए, हो सकता है, और वो ये है, समाजवादी पार्टी देख के थोड़ा सा मुस्कुराए, मुझे देख के थोड़ा सा हिले। बिन्नू भैया है ना, ये समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि गाय से दुर्गंध आती है, ये बात अखिलेश जी ने कही, और सत्ता पक्ष वालों ने पकड़ी, और उन्होंने ये बात कही कि ये बीजेपी को, ये अखिलेश जी ने कहा कि ये बीजेपी की दुर्गंध को हटाइए, ये दुर्गंध पसंद करते हैं इसलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद करते हैं इसलिए हम इत्र के पार्क बना रहे थे, ये अखिलेश जी ने कहा। इसको पकड़ लिया, किसने पकड़ा? सत्ता पक्ष वाले ने। अब ये दो बातें हैं, इस पर आज की चर्चा खास रहेगी। बाकी तमाम सारे लोग मौजूद हैं। आप कहां से आए? उड़ीसा से। उड़ीसा से। और आप? मैं बिहार से हूँ। आप बिहार से आए हैं, वो एक उड़ीसा से। और आप? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला से। अरे वाह, तीन जगह जगह के लोग मौजूद हैं, थैंक यू। और आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से। मथुरा, से। उत्तराखंड में कहाँ से? पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वो तो थोड़ी सी ठंड लेती आया करिए जब आए, क्योंकि इतनी जल्दी गर्म पड़ गई यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज तुम शुरुआत करोगे? हाँ जी, बताइए। कष्ट हुआ हमें ये सुनकर के कि अखिलेश जी की विचारधारा, उनकी सोच कहाँ है। और राहुल गांधी वाली बात नहीं तुम्हें समझ में आई? राहुल गांधी जी के माइक की बात तो उनको बार बार बता दिया गया है कि माइक के सभापति वो बार बार वो उंगल करते रहते हैं, उनको बोलना कुछ है नहीं, बोलेंगे जलेबी की फैक्ट्री। अब वो तो जनता जानती है कि कौन सी फैक्ट्री वो लगाने के लिए बोल रहे हैं। मैं अखिलेश जी की टिप्पणी पर बात करना चाहता हूं कि अखिलेश जी के संस्कार को यह दर्शाता है कि जिस माँ ने हमें पाला, गाय माता, जिसका दूध पी करके हम बड़े हुए, आज वो हमारे लिए दुर्गंध हो गई। तो ये अखिलेश जी को ही लगता होगा, क्योंकि वो जब अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो हमारे गाय माता का क्या सम्मान करेंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है, ये उनकी विचारधारा है। जब उन्होंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया तो माँ का सम्मान कहां से? मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपनी बात रखिए, लेकिन मर्यादा जरूर रखिए, और उंगल और अंगल और ये शब्दों का जो है इस्तेमाल ना करें। नहीं, ठीक है, आपने बोला, मैंने सुन लिया, लेकिन मर्यादा एक होती है और मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। हमारी माता है सर, गाय हमारी माता है, उनका हम दूध पी करके बड़े हुए हैं, गोबर में। आपने एक बार भी कहा कि गाय हमारी माता नहीं है? कौन? हमने। तो उन्होंने कहा ना, मैंने जो तुमसे कहा सुना तुमने? मैं सुन रहा हूँ, लेकिन उन्होंने गाय माता को दुर्गंध कहा। ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, ये सनातनियों के लिए दुख की बात है। जो 100 करोड़ सनातनी गाय माता का जो है गोबर, उस गोबर को जब तक हम सत्यनारायण की कथा में गोबर गणेश नहीं बनाते तब तक हमारी कथा पूरी बराबर नहीं होती। उसको एक गंध बता रहे हैं, गाय के गोबर को गंध बता रहे हैं। बताओ काहे बता रहे हो भैया? जब मन आता है तुम रामचरितमानस के पन्ने फाड़ देते हो, जब मन होता है सनातनियों को तुम ये तो वही चिल्ला रहे थे। पर तुम भाषा का ध्यान रखो, भाषा पे तुम दाएं बाएं करोगे, मैं शो में बिल्कुल नहीं आने दूंगा जी। हे दुर्गंध के विचारधारा वाले लोग, हे दुर्गंध वाले कार्यशैली वाले लोग, हमने क्या कहा? गाय हमारी माता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन किसके कॉलोनी में, किसके घर के बगल में गौशाला बना दिया जाए, कौन खुश होगा? गौशाला कहाँ बनना चाहिए? गौशाला शहर से दूर
बनना चाहिए, लेकिन जब गाय माता उसमें मर जाती हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं रहता है, वो दुर्गंध फैलता है, बीमारियां फैलती हैं, उससे कौन लेकर के चलेगा? कौन सा ऐसा बंदा है जो लेकर के उसको चलेगा? बात ये नहीं है, बात दुर्गंध की नहीं है, बात इन सब चीजों की नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारी जो सोच है वो उस डेवलपमेंट की है। ये युवा जो खड़े हुए हैं, ये गाय गोबर से पढ़ाई कर लेंगे क्या? हम कहते हैं आस्था का प्रतीक है गाय गोबर जो भी है, लेकिन क्या गाय गोबर से हमारी शिक्षा चलेगी? गाय गोबर से हमारा परिवार चलेगा? नौकरी से चलेगा? रुको, चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो। बिलाल खान साहब आगे आइए। डॉक्टर बिलाल खान साहब, जनाब आली हुजूर। मैंने तो 2 मुद्दे रखे थे, मुझे मालूम था आसान वाला ये लोग उठा लेंगे, वो थोड़ा सा कठिन लग रहा था। यही हो रहा है टॉपिक में। मैंने तो मैं आता हूं आपके पास भी। जी प्रतीक भाई, मैं अदब के साथ कहूँगा, उपाध्याय साहब ने कहा कि शब्दों में जान होती है, शब्दों से अरदास और शब्दों से अजान होती है, शब्दों से ही व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो संवैधानिक भाषा का प्रयोग जरूर होना चाहिए, क्योंकि सुमधुर भाषणी और सुभाषणी, तो ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करें। हमारे सांस्कृतिक मूल्य वो हैं, वो अपने आप में अमूल्य हैं। और मेरे भाई कह रहे थे, सम्मानित साथी, कि गाय के लिए गाय गोबर की बात, ये भारतीय संस्कृति जो है उपाध्याय साहब, और आपको भी बताता हूँ, मैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल, पहली रोटी गाय को जाती थी तब खाना खाया जाता था, ये वो संस्कृति है। लेकिन माननीय अखिलेश जी हों या मुलायम सिंह जी हों या मेरे उपाध्याय जी हों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमें संस्कारों को पोषित करके, क्योंकि जो हिंदू भाई सांप को दूध पिलाता हो, चींटी को चीनी खिलाता हो, गाय को पूजता हो, वो व्यक्ति असहिष्णु कैसे हो सकता है? तो ये लोग, इनकी छोटी सोच हो सकती है सर, मेरे मुल्क की संस्कृति छोटी नहीं है। तो शब्दों का ध्यान रखें उपाध्याय साहब, क्योंकि सार्वजनिक मंच है, यहाँ बहन भी है, बेटी भी है, और माननीय प्रतीक भाई। राइट, नहीं, हमारा तो कोई ना, मैं क्या पिद्दी का शोरबा। हाँ जी बिल्कुल हुजूर आली। फिर क्लियर कर दूं, हाँ। हमने ये नहीं कहा है, न माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है हाँ। कि गाय से हमें प्रेम नहीं है, लेकिन हम विकास की जो बात कर रहे हैं, भाई बात सुनो। जो गोबर या गाय जो कॉलोनियों में आकर के जो गाय माता हमारी मर जा रही है, उनको उठाने वाला कोई नहीं है, मैं उसकी बात करता हूँ। अरे शर्म करो, शर्म करो, झूठ बोल रहे हो आप, शर्म करो, आप लोग को शर्म नहीं आती है? जिस गाय माता ने, ये भगवान कृष्ण के बताते, भगवान कृष्ण का माखन खा करके कृष्ण भगवान बने हुए, उनको दुर्गंध बता के, अरे ये सब पाखंडी है, देश को गर्त में ले जाने की बात करते हैं। इन पाखंडियों से सावधान रहें। मैंने आज बताया था कि 2 मुद्दे हैं। एक मैंने कहा था आज 2 मुद्दे हैं, आपको चुनने का अधिकार है। और वो 2 मुद्दे, पहला ये है कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं जब बोलने खड़ा होता हूं तो माइक बंद हो जाता है। अरे मेरी आवाज तेज करो यार, मेरी आवाज बंद हो जाती है और पता नहीं, मैं तो चुपचाप बैठा हुआ था, राहुल गांधी जी ने कहा, और मेरी आवाज बंद हो जाती है। और दूसरा मुद्दा मैंने गाय का कहा था, जो सामने आए थे, लेकिन मुद्दा कौन सा उठा ये आपने देख लिया। अब सवाल ये है कि बातचीत के सिलसिले को, बाबूजी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मैं पश्चिम बिहार से आया हूँ सर। सब ठीक तो? हाँ जी। पानी वानी पूछा इन लोगों ने? हाँ, मिला जरूर। पानी मिला ना? तो कुछ कहना है? हाँ, कहना ये हाँ तो बोलिए। ये जो अभी दोनों ने बात कही है गौ माता के ऊपर, हाँ उनकी बात भी सही है, इनकी गलत बात है। हाँ अभी आप फोन कर लीजिएगा, आप वैसे झूठ कहिएगा यहाँ पे गाय मरी पड़ी है, हाँ। अगर आप 10 फोन करेंगे 1 फोन नहीं उठाया जाएगा, फोन वहाँ पे डेड पड़ा रहेगा, उठाया नहीं जाएगा। कैसे ये कह रख सकते हैं कि गौ माता रोड पे पड़ी होगी और उठा लिया जाता है? ये हकीकत है, उसकी बदबू भी आएगी, 2 दिन बाद उसको उठाया जाएगा, फिर उसका जो भी होगा। तो माता है तो फिर उसका संस्कार होना चाहिए। और ये सवाल आपका जो है, ये जायज सवाल है, ये बिल्कुल जायज सवाल है। जी मैं आया, लड़ाई झगड़े की बात नहीं है कोई। हाँ जी, जिनके संस्कार में, भाई आ गया, मैं 1 मिनट आ गया, आज तबीयत ठीक नहीं है वैसे भी मेरी। हाँ जी, हाँ जी। जिनके संस्कार में माँ शब्द हो ही ना ही भारत माता, ना ही गौ माता, उनको उस पर बदबू तो आएगी ही। और ऐसे लोग जिनको बदबू आ रही है, उनको ये नहीं मालूम है उनका पूरा यदुवंश गायों के भरोसे चला है। उसी यदुवंश में
श्री कृष्ण ने गायों के साथ खेलकर और माखन खाया है, और उसी यदुवंश में ज्यादातर मुलायम सिंह जी जहां से आते हैं वहां पे दूध का व्यवसाय होता है। उसी दूध पी के मुलायम सिंह जी और उनके यदुवंशियों ने इस पूरे देश में, उस उत्तर प्रदेश में यदुवंशियों का नाम उठाया है। पर यह कहना अखिलेश यादव को कि भैया ये जो गाय हैं इससे दुर्गंध आती है, तो अखिलेश जी आपने तो कभी गाय के पास गए ही नहीं होगे, आपके संस्कार में तो कभी गाय आई नहीं होगी। कभी अपने पिताजी से पूछ के देख लेते कि गाय क्या होती है और माता क्यों कहलाती है। दूसरा विषय, इत्र का पार्क बनाना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए, पर उसमें गाय के बदबू को इत्र के पार्क से क्यों जोड़ना? आप इत्र का पार्क भी बनाओ और गायों का गौशाला भी बनाओ, इसमें किसको दिक्कत है? पर ऐसी बात कहना, ये कह रहे हैं मरी हुई गाय, हम तो जिंदा गाय की बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार में गायों को काट दिया जाता था और कोई कुछ नहीं बोलता था। अब एक भी व्यक्ति को हिम्मत हो भारत में किसी गाय को काट के दिखाए। अरे उन किसानों से पूछिए, उन अन्नदाताओं से पूछिए जिनको आप गौशाला के नाम पर कह रहे थे संरक्षित करने के लिए, पूरा पूरा खेत चर जा रही हैं। ये कह रहे गोबर की बात कर रहे हैं। अरे तकिया बना करके रखो गोबर का, तब जानते हैं। अरे गोबर है, अच्छी चीज है, वो सात्विक चीज है, हमारे संस्कार और हमारे धर्म में आता है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि गोबर का तकिया बना के ग्रहण करने लगो। है तब तुम्हारे अंदर ग्रहण कर सकते हो। मैं ये कहता हूं, बकवास इसी को बकवास कहते हैं। गोबर मैंने आज जब शो स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि दो विषय हैं, एक गोबर का है, गाय का है, और राहुल गांधी कह रहे हैं, रुको भाई आ रहा हूं। अगर बात कर लिए, जब बैठे हैं तो ढंग से बातों करें, बात करने की उनको कर लिए। सभ्यता से दूसरी बात, कहाँ बची है उसकी सभ्यता है उनकी? गाय गोबर तकिया लगा लेंगे, हमारे घर गोबर हम तकिया लगा के रहेंगे तभी गोबर का आएगा क्या? तभी गाय माता होगी? ये तो सरासर गलत बात बोल रहे हैं। उनको गाय नहीं पसंद है तो दूसरे को भगा दे, हम देश से निकाल देंगे, हम मर जाएंगे तो हमको उठा फेंक देंगे बाहर, एक दिन में फूक देंगे। बोलिए, समझ नहीं आ रहा है आपको? गाय तकिया बनाएंगे गोबर का? इतना कहने में सबको इतना परेशानी, तो हमने क्या कहा? वो गौशाला उस कॉलोनी से, उस शहर से दूर उसको गायों को संरक्षित किया जाए जिससे बीमारियां ना। यही तो कहा हमने, कहा शहर के अंदर आप पार्क बनाइए, हमने रिवर फ्रंट बनाया, हमने बहुत सारे अस्पताल बनाए, हमने जो है एक्सप्रेसवे बनाया, हमने मेट्रो दिया है, हमने विकास का एजेंडा प्रस्तुत किया, अपने नफरत का एजेंडा प्रस्तुत किया। मेरे सम्मानित समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये विकास की बात करते हैं, इन्होंने तो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया। ये विकास की बात करते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, और भारतीय जनता पार्टी की जो देन है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये क्या विकास की बात करते हैं? वाह क्या बात है। मैंने कहा था पता नहीं कहां डिबेट कहां से कहां मुड़ेगी। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने डिबेट की जब स्टार्ट की थी तो मैंने ये बात कही थी कि आपकी पसंद है, आप जहां से डिबेट स्टार्ट करना चाहें, लेकिन अभी तक मैंने 3 बार बोला, 4 बार बोला कि राहुल गांधी का माइक बंद हो जाता, किसी ने उस पर तवज्जो नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। मैं आगे कांग्रेस के पास आया। जी आइए जनाब अली, आप कहां से, गाय से शुरू करेंगे या माइक से? माइक से ही शुरू करेंगे। हाँ। क्योंकि माइक से इसलिए शुरू करना बहुत जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों को जब भी उठाया जाता है तो आवाज बंद कर दी जाती है। तो गाय राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? वो भी करेंगे, उसमें भी वो भी मुद्दा है हमारे लिए। बाद में देखिए, अंग्रेज गोली से बात करते थे, गांधी जी बोली से बात करते थे, और गांधी जी कहा करते थे कि संवाद होना चाहिए, संवाद ना होना एक विवाद को जन्म देना है। अब एक चीज बताइए मुझे आप कि क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? आज जो तानाशाही है, आज जो राजा का जो रोल कर रहे हैं मोदी जी, आपको नहीं लगता है ये राजा प्रजा जो का काम है? ये आप समझिए, अब प्रजा जो है वो राजा है। अगर आप बोलती बंद कर देंगे, आप बोलने की आजादी खत्म कर देंगे, आप अगर लोकतंत्र की हत्या करेंगे तो कौन आप बात करेगा? ये बताइए, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, सबको बोलने का अधिकार था कि नहीं है? अपोजिशन लीडर बोल तो रहे हैं, आप सब बोल रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन थे अरुण जेटली साहब।
कितनी बातें होती थी, चर्चा होती थी। ये बहस नहीं करना चाहते, ये प्रवचन देना चाहते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ प्रवचन देना है इनको और कुछ नहीं करना है। और देखिए ये कितना भी कोशिश कर रहे हैं, कितना भी कोशिश कर लें, हम हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और झुकेंगे भी नहीं, झुकेंगे भी नहीं। ये आप देख लीजिए यहाँ पे, ये लोकतंत्र का ये पहला ऐसा वाकया है। ये 10 सालों में जो ये राज कर रहे हैं, ये सत्ता का राज कर रहे हैं, ये सत्ता की गूंज है, ये लोकतंत्र की गूंज नहीं है, ये लोकतंत्र की गूंज नहीं है, ये सत्ता की गूंज है। ये साम दाम दंड तरीके से, किस तरीके से डरा डरा धमका करके से कैसे सरकार बनाते हैं और अपनी मनमानी। अब आए बहस का सेंटर पॉइंट पे। जी नमस्ते सर, कहाँ से आना हुआ? सर दिल्ली। दिल्ली में कहाँ से? द्वारका मोड़ उत्तर नगर। अच्छा, क्या काम करते हैं सर जी? सर जी मैं अपनी जॉब करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज कैसे आ गए इधर? सर आपसे मिलने आया था सर। अरे ऐसे कौन खास आदमी है हम जो मिलने आ गए? हाँ सर। तो सर आप तो बहुत ज्ञानी आदमी है। अरे सर आपका नाम जो है ना प्रतीक त्रिवेदी। हाँ। त्रिवेदी का मतलब होता है जिसको 3 वेदों का ज्ञान है, वो त्रिवेदी। सर मैं बुझा देता हूँ, मुद्दे पे आ जाइए सवाल। मुद्दा सर ये है कि अखिलेश यादव जो है ना, अब उनको ये पता है कि मैं कभी शायद आऊँगा ही नहीं जिंदगी में यूपी के अंदर, इसलिए वो सर 37 सीटें लाए हैं अभी लोकसभा में, एकदम 80 में। सर वो तो एक नैरेटिव सेट हो गया था, हो गया, चलो एक बार काट की हांडी चल गई, कोई बात नहीं। अब नहीं होगा ऐसा, चल गई एक बार, संविधान बदल लेंगे, पब्लिक की बहकावे में आ गई, क्या करे? अब नहीं आएगी। एक नैरेटिव था वो सेट हो गया। मैं ऑफ कोर्स आई विल गिव यू। लोग आम आदमी पार्टी को उसका जवाब, उनको जवाब देना कांग्रेस का, मैं उसके बाद आम आदमी पार्टी पे आता हूँ। राहुल गांधी जी का ये स्टेटमेंट देख के मेरे को हंसी आती है। क्यों, ऐसा क्यों? एक तो वो पार्लियामेंट ही नहीं आते हैं तो सदन में नहीं आते, सदन में आते हैं तो मोबाइल खेलते रहते हैं, और सबसे बड़ी, कभी आ गए तो एक बार आग भी मार दिया था उन्होंने। पर मैं वापस कहना चाहता हूं, लगभग 5 साल में 250 से लेके 400 के बीच में विधेयक पास किए जाते हैं एक पार्लियामेंट के अंदर। 10-11 साल में लगभग 2,500-3 हजार विधेयक पास किए होंगे। आज तक आप बता दीजिए राहुल गांधी जी ने किसी महत्वपूर्ण विषय पर एक भी स्टेटमेंट दिया है? पढ़ के नहीं आते, बोलना आता नहीं है, विषय को जानते नहीं है, फिर कहते हैं हमको बोलने नहीं दिया जाता। यह कोई तरीका है? वहां पर इनके नेता बोल रहे हैं सदन में, लगातार कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, तब राहुल गांधी को मौका क्यों नहीं मिल रहा? या तो उनको बोलना नहीं है, या जब कहा जाता है तब ये विक्टिम वाली पोजीशन। देखिए शुभेंदु जी, देखिए शुभेंदु जी, विधायक पे, एक भी विधेयक पे उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया हो? शुभेंदु जी, देखिए वो कह रहे थे कि कुंभ पे इतना बड़ा आयोजन हुआ, प्रधानमंत्री बोले कुंभ पे, बोले कि हम भी बोलना चाह रहे थे, और हम भी, लेकिन कुंभ के साथ साथ हम बेरोजगारी पे भी बोलना चाह रहे थे। बिल्कुल बोलना चाहिए, 0 आवर्स होता है, दुनिया भर के आवर्स होते हैं, और इतने इनके नेता रोज बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, इनको क्यों नहीं मौका मिल रहा है? ये झूठ बोलते हैं, एक ऐसा बताना चाहते हैं कि हम बहुत कुछ बोला जाता था, पर इतना बड़ा आवाज है हमारा राहुल गांधी का कि इनकी आवाज को रोका जा रहा है, ऐसा वो दिखाना चाहते पब्लिक में। लास्ट मैं आया, राम की जलेबी नहीं बिक रही यहाँ पे। राइट जी। देखिए बीजेपी वालों को जो ये सत्ता का जो गुरूर है, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। यही मोदी जी जब वहां से चुनाव लड़ रहे थे, इसके पहले जब लड़े तो 3 लाख से वोट से जीते हैं, और अब की जब जीते हैं तो 1 लाख से तो अभी गिरे हैं नीचे। ग्राफ गिर रहा है, आएगा समय, ये अपना इनका समय आ गया ना। जितना ये एजेंसियों का इस्तेमाल करके, ये माइक बंद करके, सीबीआई, ईडी, आईटी सब करना, इनके पास आईटी बहुत अच्छा तगड़ा है इनका, इतना जबरदस्त है कि ये बड़ी अच्छी बातें और अच्छे मीम बनाना आता है इनको, और सर्कुलेट करना आता है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में। ये कहना बहुत बुरा लगता है कि बंद कर दीजिए, देखिए बंद कर दीजिए। राइट भाई साहब, देखिए ये तो किसी को पता ही नहीं है कि कौन कितने वोट से जीतेगा। अगर ये पता होता तो सब सारा खेल समझ में आ गया होता। गाजियाबाद से आई, बहुत बहुत शुक्रिया। पानी वानी मिला, पिया? थैंक यू सो मच। बहुत, जहाँ पानी मांग लीजिएगा जरूर, बड़ी गर्मी है। कहाँ से आई मैम? सर मैं करोल बाग से। करोल बाग तो बहुत दूर है। सोमा घोषी के साथ आपने मुझे गाते हुए सुना था। अच्छा, आप गाती हैं? अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा है। और कलाकार, गायक, उन सब का मंच भी ये भी है। और कभी आइए और समय पे आइए और जरूर गाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत अच्छा सर, मैंने आपको देख लिया, आप यहाँ आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी भैया, आप भी गाते हैं? आप गाते हैं? आज सारे गायक आए हैं क्या? अच्छा, कहाँ गाते हैं आप? जी सर, अभी तो ऐसे कहीं नहीं गाता, मतलब खुद एक आर्टिस्ट हूँ, छोटा मोटा अच्छा, गा लेता हूँ।
देखो आर्टिस्ट ये भी एक बढ़िया है कि हम गाते हैं और सुनता कौन है? बोले हम ही सुनते हैं। नहीं नहीं, अरे ना ना ना, मैं आपकी बात, आप तो बहुत बड़ी कलाकार हैं। बोले हम गाते हैं, हम ही सुनते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है बेटा, कोई बुराई नहीं है जी। अपने मन के लिए आज के समय में हम अपने को खुश रख पाए। मैडम आपकी गुस्ताखी आपके कलाकार पे नहीं कह रहा हूं, आप बड़ी कलाकार हैं जी, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि आज अपने मन को, अपने आप को खुश रख सकें सर, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। यकीनन मैं जब बैठा रहता हूं बहुत बार सोचता रहता हूं कि कैसे क्या कुछ उपक्रम हो जो बस आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए, यही सोचता रहता हूं। आए कैसे आए, बड़ा मुश्किल है आज के समय में, लेकिन कहां से आना हुआ? घरौली। आदमी बताने में भी उसको 2 सेकंड लगते हैं कहां से आए हैं, इतना परेशान है आदमी। हाँ हाँ, और लेकिन जब आप खिलखिला के हंसते हैं ना, तब मुझे लगता है कि अरे वाह क्या बात है, बात बन गई। हाँ मैम सच में कह रहा हूं आपसे, आज के समय में आदमी को यह भी बताना बहुत मुश्किल लगता है, इतने झंझटों, इतने उलझनों में घुसा हुआ है, इतना फंसा हुआ है कि उसको तमाम सारी चीज़ों को भूलने में, विसारने में वक्त लगता है। तशरीफ रखिए, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया विकास जी। और कहाँ गए हर्षित जी? थैंक यू सो मच हर्षित जी, गुनगुनाते हैं तो अच्छा लगता है। आपसे मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान से तो मुझे खुशी हुई कि वो अब ये चीज़ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सुरक्षित हैं। तो ये बात हमें भी लगी तसल्ली वाला कि जो भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं उन्हें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों की सुरक्षा की गारंटी लेनी चाहिए, और ये बात उन्होंने कही। लेकिन उसके पीछे पृष्ठभूमि में उन्होंने एक लाइन रखी, उससे मैं सहमत नहीं हुआ। उन्होंने एक शब्द कही कि अगर 100 मुस्लिम परिवार हैं और 100 हिंदू परिवार वाले जगह में एक मुस्लिम परिवार तो बड़ा सुरक्षित रूप से रह रहा है, लेकिन अगर 100 मुस्लिम परिवार वाला कोई समाज है और वहाँ पे अगर 50 हिंदू परिवार के लोग भी सुरक्षित महसूस नहीं करते, ये बयान से मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि मैं जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जहाँ 100 हिंदू रहते हैं वहाँ पे एक मुस्लिम रहता है तो वो सुरक्षित रहता है। हाँ। लेकिन अगर 100 मुस्लिम परिवार रह रहे हैं वहाँ एक हिंदू रह रहा है तो वो सुरक्षित महसूस नहीं करता। इसी का उदाहरण वो दे रहे थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और बिल्कुल मैं अपने बचपन को रखना चाहूंगा कि जहाँ पे मैं पला बढ़ा सर, वहाँ पे एक तरह से कह लीजिए 80-20, 80% मुस्लिम और 20% हिंदू आबादी रही वहाँ पे। और मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैंने कभी अपने आप को या हमारे परिवार के किसी व्यक्ति ने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया हो। तो मुझे नहीं पता कि बांग्लादेश में क्या परिस्थितियां रही होंगी या पाकिस्तान में क्या चीज रही होगी, लेकिन कम से कम भारत में तो इस परिस्थिति को मैंने आज तक नहीं देखा है। तो यहाँ पे अभी भी ये चीज हम लोगों को मानना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति बड़ी पुरजोर ढंग से। और आपके यहाँ से मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपने मुख्य शीर्षक बिल्कुल सही चीज कहा है, लेकिन ये अवधारणा के साथ सही नहीं। हिंदू मुस्लिम जहाँ पे भी हैं वो खुश है, मिलजुल के रह रहे हैं। राइट, मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिया। जी जनाब, बीजेपी। देखिए, बड़ी मजेदार बात है कि लोग किस तरीके से कहते हैं 80-20 है। संभल की घटना सबको याद है ना, कि संभल में कितने हिंदू थे, वहां उनको घर छोड़ के, यानी कि भगवान शंकर की मूर्ति को छोड़ के, उनके शिवलिंग को छोड़ के उनको घर से भागना पड़ा। अभी जब योगी जी की सरकार आई तो वहां पे रिस्टोर किया जा रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कितनी थी और बांग्लादेश में कितनी थी? आज संख्या इतनी हो गई है कि हालत ये हो गई है कि जब यहाँ पे 15% आप हैं तब तो इस तरीके डराते हैं, और वहां पे उनके हिंदुओं की, वहां दलित ही हिंदू थे, अगर उनको लाया जाता है तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस छाती पीटने लगती है। लेकिन अगर जब उनके हिंदुओं के साथ वहां पे ढाकेश्वरी मंदिर है, ढाका का नाम ढाकेश्वरी माँ के नाम पे पड़ा, हिंगलाज भवानी कहाँ पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन फिर भी ये लोग छाती कूटते हैं। अगर कांग्रेस की जोड़ो तोड़ो यात्रा चलती है तो आप नोट करिए, उस पूरी यात्रा का मैप उठाइए, उस यात्रा का मैप उठाइए। केवल उन्होंने मुस्लिम भारत तोड़ो यात्रा, ठीक है भाई, जोड़ो तोड़ो, उसमें उन्होंने पूरी यात्रा की केवल मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने के लिए तो, और हिंदुओं को तोड़ने के लिए। केवल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने घुसने नहीं दिया, पता चले साहब की यात्रा वहां खत्म हो गई। ये लोग कुंभ होता है तो ये इन लोगों के ट्वीट देखिए, रमजान है, ईद है, किसी का धार्मिक अच्छा त्योहार है, सबको उसमें विश करना चाहिए। लेकिन अगर वही कुंभ होता तो हर कोई मुंह उठा के बोल देता मृत्यु कुंभ, लेकिन किसी की हिम्मत है रमजान के बारे में उल्टा ये नहीं। मैं ये कहूंगा कि क्यों कहेगा, नहीं कहना चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए। क्यों कहेंगे भाई हम किसी के धार्मिक प्रतीकों को, किसी की पाक जो उनके स्थान है उनको क्यों बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे। हाँ, ये भी हम तवक्को रखते हैं कि उधर से भी कोई नहीं बोलेगा, हम मिलजुल के रहें, और यही सबसे बड़ी बात है। इसी पे विश्वास है और इसी पे विश्वास रखना चाहिए। जी आइए समाजवादी पार्टी। तो वो एक समंदर को खंगालने में लगे हुए हैं।
वो एक समंदर को खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी खुद की चड्डियां हैं फटी हुई, वो दूसरे की पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि चूंकि रमजान का महीना है, अगर आप हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं, हिंदू में पैतरेबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से बहुत तसल्ली के साथ। सर मैं आ गया, नाराज ना हो। बाबू 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 उनकी आवाज को सबने सुना, अब दूसरा बोल रहा उसकी भी आवाज बिल्कुल सुननी चाहिए। नहीं सुनना मैं वही कह रहा हूँ। इनको मैंने बड़ा तसल्ली के साथ सुना, इनको भी धैर्य होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि रमजान का महीना, और निश्चित रूप से अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए, 80-20 का नारा देने वाले, अली बजरंगबली का नारा देने वाले, कब्रिस्तान शमशान की बात करने वाले, कपड़ों से पहचानने वाले अगर ये कहने लगे तो मुझे तो बड़ा खुशी होगी कि सभी सुरक्षित तो होना भी चाहिए। भाई एक मुख्यमंत्री का मतलब या प्रधानमंत्री का मतलब है कि वो देश के अभिभावक हैं, वो उत्तर प्रदेश के अभिभावक हैं। अभिभावक का कर्तव्य है कि सभी की रक्षा और सुरक्षा की जाए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। हालांकि उन्होंने आखिरी में टिप्पणी आड़ी टेढ़ी कर दी, वहीं पहुंचा। मैं आऊंगा मैं नहीं आया क्योंकि रमजान का नहीं आप चूक गए। खबर पकड़िए, उन्होंने कहा 2017 से पहले दंगे होते थे, लेकिन 2017 के बाद दंगे नहीं हुए। मैं तो यही कहूंगा कि दिवाली में अली बसे, दिवाली में अली बसे और राम बसे रमजान। और ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान, जहां नफरत की कोई जगह ना हो, जहां सभी लोग प्रेम से मिलकर के चलें। अरे आप किसी जाति को क्या कहते? जो भी अपराधी होगा कानून कार्य करेगा, पूछता थोड़ी है। अगर कोई एग्री हूं, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से मैं 100% जनाब आली बिल्कुल एग्री हूं, और यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। हम जब मिलजुल के रहते हैं, हम जो मिलजुल कर बात करते हैं। जी भाई साहब नमस्ते, क्या हुआ? मैं अभी ये जो सुन रहा हूँ यहाँ भाई साहब आ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ जी प्रदीप जी, मैं एक बात रखना चाहता हूँ। मैं अभी अपनी 25वीं शादी की सालगिरह मनाने के लिए इंडोनेशिया गया। बहुत शुभकामनाएं आपकी 25वीं वाली। मैं आपको थोड़ी देर में बजवा भी दूंगा 25वीं शादी, लेकिन जब हाँ थोड़ा सा मौसम बदलना चाहिए। हाँ देखिए लाभ चेहरों पे लोगों की हंसी आई कि वो 25वीं शादी की बहुत शुभकामनाएं सर आपको। शुक्रिया। तो मैं वहाँ के बाली द्वीप पे गया। जिस समय मैं एयरपोर्ट से उतरा तो सबसे पहले मैंने वहाँ करेंसी चेंज कराई। जैसे ही मैंने करेंसी देखी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया जो है सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र का मुल्क है। तो वहाँ जैसे ही मैंने करेंसी खोली तो देखा उसमें एक वरुण देवता बने हुए हैं। मैंने कहा मुस्लिम कंट्री है और यहाँ वरुण देवता, तो मैंने पूछा तो बोले ये जल के देवता हैं, क्योंकि ये हमारी जो कंट्री है जल से घिरी हुई है द्वीप। फिर मैं आगे चला, टैक्सी वाले से पूछा एक स्टैचू खड़ा है एयरपोर्ट के बाहर। तो हमने कहा व्हाट इज दिस? बोले यू डोंट नो? हमने आई डोंट नो। बोले यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया? हमने कहा यस। बोले दिस इज घटोत्कच। हमने घटोत्कच? हमने कहा ये यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर थोड़ी देर बाद आगे चले हम तो राम की मूर्ति, शिवा की मूर्ति। फिर थोड़ी देर बाद चले हम रेस्टोरेंट पे गए, वहाँ ऐसे ऐसे सामान बिक रहे खाने को जो शायद यहाँ हम सार्वजनिक रूप से उनके नाम नहीं ले सकते हैं, जिन पे हम लड़ मर जाते हैं। मेरे कहने का मतलब और पूछने का आशय आपसे ये है कि वहाँ कौन सा मुसलमान है और हमारे भारत में कौन सा मुसलमान रह रहा है, और वहाँ रामलीला होती है। आपको बता दें कि वहाँ प्रतिदिन पाजी बहुत अच्छी बात है, आप देशभक्त आदमी हैं। नहीं पाजी, मुझे बहुत गंभीर सवाल उन्होंने पूछा। प्रतीक जी, वहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पर एक किच करके डांस में 1 घंटे का एक रामलीला का मंचन होता है, जिसमें राम रावण आपके जो भी पात्र हैं उन सबको शो किया जाता है। 120 लोगों का ग्रुप है, जिसमें से लगभग 40 मुस्लिम हैं जो उस पार्ट को प्ले करते हैं। तो मैं सोचता हूँ वहाँ इतना बड़ा इस्लाम, वहाँ कौन सा इस्लाम है और यहाँ कौन सा इस्लाम है? यहाँ का इस्लाम कैसे खतरे में आ जाता है राम का नाम लेते हैं? रफी मोहम्मद साहब बताना चाहते हैं। बड़ा अच्छा सवाल बोला, एक्सीलेंट क्वेश्चन है ये। पूरे दुनिया का, पूरे मुल्क का सबसे ज्यादा बड़ा, और आखिर इसी में एक सवाल और जोड़ देते हैं। वो रामलीला करते हैं और हम रामलीला के पात्र हैं, तो आखिर हम लोग क्यों लड़ जाते हैं? ये भी सवाल। मैं तो सवाल इसको और बड़ा कर देता हूँ, ब्रॉडर कर देता हूँ। जी मैम थोड़ा सा, तो हम तो और ब्रॉडर कर देते हैं सवाल को। हमको नहीं लड़ना चाहिए, हम क्यों लड़ते हैं? ये सवाल मैं और आपने बहुत अच्छा किया कि जब वहां का मुस्लिम पात्र राम बन सकता है, पहले तो 25वीं सालगिरह की आपको बहुत शुभकामनाएं। पात्र बन सकता है,
नोट पे वरुण हो सकता है, जल का देवता है, घटोत्कच। अभी मैं यहां पूछूं बड़े बड़े हिंदुओं से तो घटोत्कच ना बता पाएंगे कौन था। एक मिनट सर, डॉक्टर साहब, सवाल यह है कि क्या वो कमजोर इस्लाम है, ये मजबूत इस्लाम है, या ये कमजोर है वो मजबूत है? मैं आऊंगा रफी साहब पॉलिटिकल आदमी से बात। जी जनाब। अदब और सम्मान के साथ इस मुल्क की जो तहजीब है वो वसुदेव कुटुम्बकम के आधार पर है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो इस्लाम और ये इस्लाम को जो मानने वाले लोग हैं, जब शिक्षा आएगी तो जहनियत बदलेगी, क्योंकि इंडोनेशिया की संस्कृति वही है। उन्होंने आस्था नहीं बदली, भगवान ईश कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, मालिक कहो, खालिक कहो, वो सबका मालिक एक है। मैं अदब के साथ कहूँ कि मेरे माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहम्मद बिलाल हूँ मैं, वो यूँ कहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान, क्योंकि तालीम आएगी तो तस्वीर बदलेगी, तालीम आएगी तो घटोत्कच का पता चलेगा, तालीम आएगी तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता का पता चलेगा, तालीम आएगी तो राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते, इस बात का पता चलेगा। प्रतीक भाई, अदब के साथ कहता हूं, उन शहीदों के सपनों का भारत जिन्होंने कुर्बानियां दी, आज हम सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, हम इस समाज को बनाएं। हम बहुत सही डायरेक्शन में जा, बहस बिल्कुल सही डायरेक्शन में। कहाँ चले गए? अरे वाह 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 वाह, अरे आइए आइए आइए, यहाँ तशरीफ रखिए, वहाँ बैठ जाइए जाके। बड़ी डिबेट को तो आपने घुमा दिया मेरी पूरी। जी प्रतीक, देखिए अभी जो भाई साहब ने कहा, इंडोनेशिया का उदाहरण दिया, अब ये इंडोनेशिया का उदाहरण दे रहे हैं कि वो मुस्लिम मुल्क है। अब मुस्लिम मुल्क में ये वहाँ की सहिष्णुता है मुसलमानों की कि वहाँ जो वो अपने जो इनके पूर्वज हैं उनको भी मान रहे हैं, है कि नहीं? वहाँ नोटों में गणेश की यही तो सिर्फ रफी साहब यही पूरी बात हो जाएगी, पूरी बात हो जाएगी। यही तो सवाल है कि उतनी दूर जाए ना हम अरे हुजूर आली सुन तो लो मेरी बात, मैं कह रहा हूं हम उतनी दूर जाए ना, हम तो उतनी दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। कहाँ? इंडोनेशिया नहीं, पूर्वजों की। अरे हम तो आज की बात कर रहे हैं, पूर्वजों की बात थोड़ी कर रहे हैं। वहाँ इतना उस देश की सहिष्णुता बता रहे हैं, वहाँ मुसलमानों की आप सहृदयता बता रहे हैं, तो बहुमत तो वहाँ मुसलमानों का, मुसलमानों के देश में वो इतने सहिष्णु लोग हैं। यहाँ हमारा देश बहुत सहिष्णु था, आज हमारे देश में ये कट्टरवादी कहाँ आ गए कि हमारे देश में मस्जिद बुरी लगती है, हमारे देश में ईद बुरा लगता है, हमारे देश में रमजान बुरा लगता है, हमारे देश में संबल बुरा लगता है। तो ये सहिष्णुता, आपकी सहिष्णुता कहाँ है इस देश में? मैं बिल्कुल। अब आप तसल्ली के साथ, तसल्ली। एक मिनट सर, आपको अच्छा नहीं लगा तो आप चले जाओ। जी इसलिए नहीं तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और सब्र रखिए। जाए कौन नहीं बोला था, अगर मैं कहूंगा तो जाना ही पड़ेगा हुजूर आली। यह आपका टॉपिक है कि मुसलमान सेफ है या नहीं यूपी के अंदर। मैं ये कह रहा हूं कि वो कह नहीं, एक मिनट, वो ये कह रहे हैं सेफ है। प्लीज लिखिए, बोलिए। पूरे विश्व में अगर मुसलमान कहीं सेफ है तो वो हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान में अगर कहीं सेफ है तो वो उत्तर प्रदेश में है। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मेरी गली के अंदर 5 मुसलमान परिवार रहते हैं, 5 मुसलमान, उनके मुखिया हुए 5। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्रतीक जी, तो उनके 5 दरवाजे भी हुए, और उन 5 दरवाजों के अंदर जो 2 है, एक मेरा और एक मेरे पड़ोसी का, वी आर फाइनेंशियली साउंड। लेकिन वो जो 3 दरवाजे हैं, दे आर नॉट फाइनेंशियली साउंड, दे आर पुअर एंड नीडी। और उन 3 दरवाजों के अंदर 6 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुसलमानों के बन रहे हैं। मैं कैसे कह दूं? और सुनिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं कहता हूं मेरी माँ, ये कहते हैं मेरी माँ। और सुनिए, हम सब की माँ जो है वो है धरती माँ, जो सबको देती है। क्या देती है? अनाज देती है, पीने को पानी देती है, और इसमें इतनी संपदा है, हीरे जवाहरात देती है, और क्या क्या नहीं देती। राइट। सवाल ये उठा कि ये जख्म और जख्म पे नमक कौन छिड़कता है? ये हो सकता है ये मीडिया वाले भी हों, हो सकता है, ये हो सकता है कि
सर अरे रुकिए सर, आपके अंदर इतनी कुव्वत नहीं जो ये बोल पाए हम अपने को गाली दे सकते हैं। ये हो सकता है। ये कौन है जो जख्म पे जख्म करता है और जख्म पे नमक छिड़कता है? हम क्या अच्छे तरह से रह नहीं सकते? इतने साल हो गए और हाँ बिल्कुल पूछेंगे, आपसे गा के ही पूछेंगे। हम रह नहीं पाते क्या ढंग से? या रहने की हमारे अंदर इतनी तहजीब नहीं, तमीज नहीं कि हम अपने पड़ोसी से पूछें कि आज आपके यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं? हम पूछना ही नहीं चाहते। हमको तो भैया जी कहीं के प्रोग्राम में कौन कितना नमक छिड़क रहा था इस पे ज्यादा भरोसा है, पड़ोसी पे कम हो गया है, और यही दिक्कत की जड़ है। जनाबे आली, मैं आ रहा हूँ, हुजूर आली, बैठिए। मैं डॉक्टर साहब से हिंदुस्तान में बिल्कुल मैं जानता हूँ, बिल्कुल आपकी इज्जत करता हूँ और आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, आजकल कॉपी पेस्ट का जमाना है जी। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया जी। अपना विचार नहीं लगाते। जब चड्डी फटी की बात दुबे जी ने कहा, अनिरुद्ध को बुरा लग गया। अरे भाई तुमको क्यों बुरा लग रहा है? नंबर एक बात, रामलीला से किसको प्रॉब्लम है भाई? 10 बार तो मैं फीता काटा हूँ रामलीला अपने समिति का, जहाँ मैं रहता हूँ। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, लोग हमको बुलाते हैं और 2 घंटा हम लोग बचपन से रामलीला देखते चले आए। हमको रामायण पढ़ने का मौका कहाँ मिला? हम तो रामलीला देख के सीखे हैं। लेकिन आज ये सवाल क्यों उठता है कि रामलीला से किसको दिक्कत है? भाई आपने अफगानिस्तान, बांग्लादेश कहाँ बात की, लेकिन भारत की बात नहीं की। 10 लाख करोड़ डूब गया शेयर बाजार में, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। गरीबों की बात नहीं कर रहे, पानी नहीं आ रहा उसकी बात नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे। 40 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के एक IAS अधिकारी ने, 2 IAS अधिकारी, अभिषेक नाम है, किसी का सागर नाम है, 2 सीनियर IAS अफसर सस्पेंड किए गए हाईकोर्ट के दबाव में। जब IAS ऑफिसर का यह हाल है तो तहसीलदार बाबू लेखपाल क्या कर रहा होगा? इस पर यह बात नहीं करते हैं। क्या बात करते हैं? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। 44 दलितों की हत्या में मेरठ में और बिहार में 40 साल के बाद फांसी की सजा हुई है। और जब फांसी की सजा हुई तो जो फांसी पाया बाहर निकल के कहता है जय श्री राम। अरे इतना गर्व है आपको दलितों की हत्या करने पर? उसको ये लग रहा है कि हम जय श्री राम कह देंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे इस फांसी की सजा से। इतना धर्म के नाम पर जो ये लोग कर रहे, धर्म के नाम पर देश को खोखला कर रहे, संविधान को खत्म कर रहे, बिल्कुल संवैधानिक गोलबाजी की राजनीति देश में हो रही है। राइट, बिल्कुल। एक मिनट देखिए, बिल्कुल बोलने नहीं सर, नहीं ये गलत है सर बोलने। आपने कहा संविधान के तौर पे कर रहे हैं, आप फीता काटते हैं। आप फीता काटते हैं क्योंकि आप सफेद कुर्ता पहनते हैं, आपको चुनाव लड़ना है। आप इसलिए फीता काटते हैं कि अगला चुनाव आपको वोट बराबर बराबर लेने हैं, इसलिए करते हैं आप। मैं लेकिन मैं सर, मैं आ जाऊंगा, मैं आपको फिर दे दूंगा, मैं फिर दे दूंगा आपको। लेकिन आप सर, हुजूर डॉक्टर साहब बराए मेहरबानी, लेकिन आप शीशा नहीं रखते। शीशा रखते तो आप चाहे काटने जाते रिबन या ना जाते, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शीशा है, हम देख लेते हैं अपने आप को। सवाल मैं पूछता हूं, जब आप कहते हैं संविधान खतरे में है तो मैं आपसे यह पूछता हूं कि 4% रिजर्वेशन मुस्लिम्स को आप क्यों देते हैं? संविधान तब खतरे में नहीं होता है। रुकिए ना, हैं? सवर्णों को 10% भी देते, तो सवर्णों को, जिसके पास जन्मजात जमीनें हैं, मैं तुम्हें या तो डिबेट से भगाऊंगा और या बड़ा मेहरबानी वहां बैठ जाओ जाके। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं नहीं उठा रहा सवाल तो आप ही ने उठा दिया। आपने कहा कि मैं दे रहा हूं कर्नाटक में, मैंने पूछा किस बिना पे? संविधान में तो कहीं जिक्र नहीं है इसका कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन होगा। आप कहते हैं कि खतरे में है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। हाँ बिल्कुल, तो बताइए। मैं कह रहा हूं कि 10% सवर्णों को भी तो देते हैं। आप सवर्णों को छोड़ दीजिए, छोड़िए। हम तो इसलिए देते हैं कि हमारे पुरखों ने दलितों के साथ गलत किया, उसका खामियाजा है, और समाज को हाशिए पे रहे लोगों को साथ में लाने का, उनको रखने का, उस सम्मान के साथ खड़े होने का मौका देते हैं। आपने तो धर्म लिया, तो फिर आप तो सब बराबर थे, तो फिर कहां से आ गई जाति वहां पे? देखिए, हमको जो रिजर्वेशन मिलता आपको जाति कहां से आ गई? ना मंडल कमीशन से मिलता है,
मंडल कमीशन से मिलता है। हमको यही तो किसी पूछ रहा हूं, कहाँ से? मंडल कमीशन तो धर्म के आधार पर है? नहीं हमारी गरीबी और पिछड़ेपन के आधार पर जो मुसलमान दलित और पिछड़े तरीके रह गए वो उनके धर्म के आधार पर नहीं मिलता है, उनके सामाजिक बहिष्कृत के आधार पर उनको मिलता है मंडल कमीशन के तहत। और उसमें वो सरकारी ठेकों पे भी 4% जायज है। सर देखिए, अब जब बात इस डिस्क्रिमिनेशन की होती है, डिस्क्रिमिनेशन की बात है ना, तो वहां तो सबको अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल 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 वही बिल्कुल आप ही को दूंगा, मैं बिल्कुल आप ही को दूंगा। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम इस देश से समाप्त हो गया, लेकिन वो जमीनें ओबीसी एससी एसटी को कहां मिली? किसके ओबीसी एससी एसटी के पास, आदिवासी के पास कहां जमीन है? सारा कानून, अब आज वक्त की बात हो रही है, मैंने आज ही ये बात कहा है कि जिस तरह जमींदारी उन्मूलन अधिनियम खत्म करके आपने दलित आदिवासी को जमीन नहीं दिया, आप वक्त अमेंडमेंट करके कैसे कह रहे हैं कि हम गरीब मुसलमानों को जमीन दे देंगे? यहां पे कल एक सज्जन खड़े हुए थे, बोले कि 4% देना है तो क्यों दे रहे हैं? 700 साल तो आपने भी राज्य किया इस मुल्क में, राजा महाराजा एम्परर जहां पना, तो क्यों रह गए? क्यों रह गए? ये भी सवाल है। और बड़ा मामूली सा आदमी था, कल तर्क दे के चला गया मुझे ना। अब आप बार बार कोई जवाबी कीर्तन नहीं, कव्वाली नहीं है। और इस मुल्क में जब 47 में आजाद हुआ तो किन किन के हाथ में थी सत्ता, तो फिर वो क्यों नहीं जोड़ा? उसी में जोड़ लेते हैं। बहस हुई है, आप पढ़िएगा संविधान सभा की उस बहस को, पढ़िएगा जरूर। देखिए, पहली बात तो दलितों की बात कर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा, उसमें उन्होंने कहा था धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। डीके शिव कुमार ने अभी कहा कि हम संविधान बदल देंगे, और यही 4 महीना कह रहे थे, पहले कह रहे थे संविधान खतरे में। ये लोग फीता नहीं काटते हैं, ये लोग एक दूसरे को टोपी पहनाते हैं, मुस्लिम भाई बहनों के सर पे टोपी पहनाते हैं। एक समय था मुसलमानों के सबसे बड़े खैर ख्वाह कौन हुआ करता था? मलिक मोहम्मद जायसी, रहीम रसखान, मजरू सुल्तानपुरी। आज कौन होगा? याकूब मेनन, दाऊद इब्राहिम। सर सोचना नहीं, आप ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। रफी मैं हूं यहाँ पे। नहीं सर, नहीं, राइट। अगर मैं आपसे, ऑफकोर्स ये सवाल आपका सवाल सही है कि जायसी रसखान आइडल है, मैं मानता हूं, लेकिन सोचना आपको भी पड़ेगा, हमें भी पड़ेगा। और ये क्यों है? इसके लिए विंडो दोनों तरफ खुली है, जी जनाब, विंडो दोनों तरफ खुली है। मैं अदब के साथ अपने भाई को कहना चाहता हूं कि संवाद के लिए संयम बहुत जरूरी होता है। ऑफ कोर्स, और बेशक जिस प्रकार मेरे भाई कह रहे हैं, सम्मानित साथी ने कहा, तो पिछले 70 सालों में 700 उन्होंने किया, 70 कांग्रेस ने किया। आज जो मुसलमानों की दुर्दशा है तो उसका द्योतक कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है। मैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल अगर पत्रकारिता में पीएचडी पढ़कर ये बात करूंगा, क्योंकि राज हक बात कही जाएगी बेखौफो खतर। मेरे मोदी जी कहते हैं संवाद करना पड़ेगा। मोदी जी कंप्यूटर कुरान की बात कहते हैं। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से आती है और शालीमार बाग विधानसभा में गरीब बस्ती के अंदर जाकर सवैया खा के आती थी चुनाव जीतने से पहले भी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास करीब आओ, भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा को सम्मान दिया है और बहुत बड़े मुस्लिम तबके को सम्मान दिया है। राइट जी चंचल। अररिया बिहार से आया हूँ मैं, करंटली अभी सोनिया बिहार में रहता हूँ जी। सोनिया बिहार की एक समस्या मैं लेके आया हूँ, और ये सोनिया बिहार की नहीं, पूरी दिल्ली की समस्या है सर। सोनिया बिहार के बगल में एक पहला पुस्तक वाला में जंगल है, जो वहाँ पे जो एमसीडी वाला है जो कूड़ा फेंक देता है, वो उसका पॉलीथीन जो उड़ के जंगल में जाता है और पेड़ पौधा सूख रहा है सर, बिल्कुल रेगिस्तान बन गया। वहाँ पे एक भी पौधा नहीं, बस पेड़ बचा है। वो भी मुझे लगता है ऐसे ही चलता रहा तो 4 से 5 साल में वो यमुना के बगल में एक भी पेड़ नहीं दिखे। कौन सा इलाका बताया आपने? सोनिया बिहार सर, सोनिया बिहार के अंदर। और लेकिन मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। मैं बिल्कुल सर, ये जो लोग दिल्ली के हैं और जब दिल्ली के बारे में बात करते हैं और ये कूड़े के ढेर के बारे में, और उन्होंने कहा कि वो जो कूड़ा का ढेर जहाँ पे गिर रहा है या गिराया जा रहा है, उससे आसपास के पर्यावरण को बेहद नुकसान और क्षति पहुंच रही है। यकीनन सुझाव हैं, ये नोट करे जाने चाहिए और इस पर ध्यान देने की भी जरूरत है। आम आदमी पार्टी ने हाथ उठाया, मैं उनकी तरफ जाऊंगा जी। अब तो एमसीडी में भी आने वाले हैं ये, दिल्ली सरकार भी, केंद्र सरकार भी, अब सब कुछ इन्हीं के हिस्से में है। अब तो बहाने का कोई एमसीडी में भी आने वाले, इनको सब मालूम है, इनको सब दिखता है क्या होने वाला है। अभी इन्होंने बताया केजरीवाल जी झूठे हैं, अब बता रहे हैं कि एमसीडी में भी हमारी सरकार आने वाली है। भैया ये सब बहुत अच्छा कर रहे हो आप।
जब देश के प्रधानमंत्री इनके सर पे हाथ रखे और जितना फेंकना है वो फेंकते हैं लगातार, और उसी के आधार पर दिल्ली की जनता वोट देती है, तो कुछ बच जाता है क्या? एक तरफ केंद्र सरकार हो और एक तरफ आम आदमी पार्टी हो, पूरी ताकत केंद्र लगा देती है एक राज्य सरकार को हराने के लिए। ठीक नहीं, आपके साथ जनता थी, उसने इतने साल आपका साथ दिया, फिर लगा कि जनता को बदल देना चाहिए, तो जनता ने बदल दिया, है ना? हाँ? क्या जरूरी बात, काहे बात चल रही है? हाँ? केजरीवाल को बदलना चाहिए था। अरे बदलना, जब चुनाव तो खत्म हो गया, कहाँ से आना हुआ आपका? कानपुर से। हाँ? कानपुर से। हाँ, हम समझ गए थे यहीं कहीं से होंगे आप, कानपुर से ना? ठीक है, तो कैसे आए? ट्रेन से आए। हाँ? पक्के कनपुरिया हैं ये। मैंने कहा कैसे आए? अगर कोई और होता तो क्या जवाब देता कि इस काम से आए थे, इस काम से आए थे। ट्रेन से आए, जाएंगे कैसे? अच्छा है पैदल नहीं जा रहे हैं। बहुत अच्छे भैया, मजा आ गया मिलके। क्या नाम हो गया? सुरेंद्र वाजपेयी। सुरेंद्र वाजपेयी। वाह वाजपेयी जी, मतलब तबीयत खुश हो गई आपसे मिलके, और लगा कि आज हमारा दिन जो है ना अच्छा जाएगा। हाँ? अच्छा जाएगा। अब आज जाएगा क्या? शाम तो बीत ही गई है। वाह वाजपेयी जी, आओ मिलो गले। बहुत अच्छा, काम नाम निपटा के चले जाना समय से, है ना, वापस कानपुर। ठीक भैया, कहाँ से आए हो? बिहार से, पटना बिहार से। बहुत स्वागत है भैया, बिहार में अब आना होगा मेरा। और कैसे आना हुआ इधर? वही ट्रेन से। देखो ये चक्कर में ना पड़ो तुम, कानपुर वालों के चक्कर में। ये कहाँ पे कहाँ से कहाँ गाड़ी पहुंचा दें इसका कोई भरोसा नहीं। तुम बोलो जो तुम्हें बोलना है। देखिए, दिल्ली में जो सरकार बनी है इसमें बिहारियों का और पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा योगदान है, और इसी सब के साथ हम लोग बिहार में भी फिर एनडीए की सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं। वो तो ठीक है, लेकिन दिल्ली के बारे में संदर्भ में जो आप कहना चाहें। देखिए, एक भाई ने बोला जो पॉल्यूशन वाला, तभी एमसीडी तो आम आदमी पार्टी के हाथ में है, तो इसमें तो बीजेपी सरकार भी कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन योजनाएं और बजट का हिस्सा, एलोकेशंस में बात हुई है, पर्यावरण पे उन्होंने बजट का हिस्सा दिया है, और बहुत सीरियस इशू है दिल्ली में पर्यावरण को लेकर, निश्चित तौर से बहुत अहम बात है। जी भाजी, आज आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी प्रतीक जी, पहले तो ऑल न्यूज़ 80 की तरफ से मैं दिल्ली वासियों को एक बहुत अच्छी बात सुनाने जा रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे पंजाब के अंदर आम पार्टी ने जितने भी नुमाइंदे या मंत्री पीछे रह चुके या मुख्यमंत्री रह चुके, जैसे उनका वेतन काट के 75,000 पर मंथ किया है, ऐसा ही उसी की तर्ज के ऊपर ऑल ओवर इंडिया के अंदर पूरे मंत्रियों की पेंशन कम करके उस बजट को कम करो जो जनता पे बोझ ना बने। बस मतलब आप कह रहे हैं कि उनके जो पेंशन का पैसा है वो कम किया जाना चाहिए नेताओं के। हाँ जी, 20% बढ़ा दिया है इस पर। हाँ जी, कहा देर से आए आप, लेकिन बजट पे बिल्कुल सही समय बातचीत पे आ गए। क्या नाम है साहब? पुनीत। पुनीत जी, दिल्ली में रहते हैं? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं बजट पे, या वो ओवरऑल दिल्ली पे कुछ कहना चाहते हैं? सर, आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि बजट में जो बीजेपी के प्रोमिसेस थे अबाउट वो विमेन के जो 2500 रुपए वाला, बड़ी चिंता है आपको? हाँ सर, मेरे को चिंता नहीं है, आई एम टोटली अगेंस्ट प्रीवियस, बट since what you have promised, so you have to deliver. जी अभी एक पर्यावरण का विषय है, काफ़ी संवेदनशील है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी दिशा में मूलतः क्या है कि 3 चीज़ें होती हैं, जैसे पानी हो गया, पेड़ हो गया, पॉलीथीन हो गई। तो पानी की सफाई के लिए गवर्नमेंट ने एक बड़ा जो फंड एलोकेशन किया है। इलेक्ट्रिक बसेस 5000 जो नई लेके आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, एक सबसे बड़ा जो एलोकेशन है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। तो इन चीज़ों पे जब काम होगा तो कहीं ना कहीं पर्यावरण में हमें सुधार देखने को मिलेगा। 5100 करोड़ रुपए का उन्होंने उस पर प्रावधान किया है, तो बड़ी जल्दी से जल्दी महिलाओं को जी मैं आ रहा हूँ, यू हैव टू वेट नाउ। जी क्या नाम है आपका? हरप्रीत कौर। हरप्रीत यही दिल्ली में रहती हैं? कहाँ रहती हैं? फ्रॉम पंजाब। पंजाब से आए हैं? अच्छा, तो बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ कहना है? सर मैं तो बस जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी। जॉब इंटरव्यू के लिए? बस ऊपर वाला आपका जॉब सिक्योर कर दे, फिर आपका स्वागत होगा दिल्ली में, है ना? और फिर कभी कभी आइएगा शो में, है ना? चलिए, दिल्ली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बाबूजी, कहाँ से आ गए? केरला से बात कर दो। केरला। केरला से? We come from Kerala. Kerala. You are from Kerala. जी, you are welcome here. What's your name? My name is James Koshi. James Koshi. You want to say something? Just we came here to, day after tomorrow, we have a protest against the forest law, existing forest law. Forest law. You existing forest law जो मौजूदा
फॉरेस्ट को लेकर या वन को लेकर जो लॉ है, जो नियम है, उसको लेकर आए हैं। उसमें किस अमेंडमेंट या किस चीज के लिए मांग कर रहे हैं? व्हाट यू आर डिमांडिंग? 1978 forest law says that the wild animals is protecting in the forest only. But this time, Odisha, Kerala, Maharashtra, all the states in India, the wild animals come out from the forest to farmers' agricultural land, and it spoiled the agriculture and humans. Right.